रीमा गौड़ गोरखपुर जिले के गुलहरिया क्षेत्र के शंकरटोला गांव में पति अमरजीत गुप्ता के साथ रहती है। रीमा का मायका इसी गांव में होता है, लेकिन वह अपने माँ बाप के घर से दूर गांव के बाहर बने टीन शेड वाले मकान में रहती है। इस मकान को उसके पति अमरजीत ने बनवाया है। बात 6 अगस्त 2020 की है। सुबह सुबह रीमा के चाचा बैद्यनाथ गौड़ घूमते हुए उनके घर पहुंचते हैं तो उन्हें रीमा के घर का मुख्य दरवाजा खुला हुआ मिलता है। बैजनाथ दरवाजे से ही 2 बार रीमा रीमा की नाम से आवाज लगाते हैं। आवाज देने के बावजूद अंदर से कोई हलचल नहीं होती है तो बैजनाथ खुद अंदर कमरे में दाखिल हो जाते हैं। जैसे ही वह कमरे में पहुंचते हैं तो वहां की दिल दहला देने वाला हाल देखकर उल्टे पांव लौट आते हैं। कमरे के अंदर तख्त पर रीमा और जमीन पर औंधे मुंह उसके पति अमरजीत की रक्त रंजित लाश पड़ी हुई होती है। बेटी और दामाद की खून से डूबी लाशें देख बैजनाथ के हाथ पांव फूल जाते हैं और घबराहट में वहां से वापस लौट आते हैं। रीमा और पति अमरजीत के साथ गांव में रहती है। उसकी अपनी कोई औलाद नहीं होती है। अमरजीत रीमा का तीसरा पति होता है, जबकि रीमा अमरजीत की दूसरी पत्नी होती है। अमरजीत की पहली पत्नी संगीता से 14 और 10 साल के 2 बेटे होते हैं। उसकी पत्नी संगीता गुलरिया थाना क्षेत्र के गांव जैनपुर के टोला मोहम्मदपुरवा में दोनों बच्चों के साथ अलग रहती है। अमरजीत ने संगीता और बच्चों को छोड़ा नहीं है, बल्कि स्वेच्छा से पत्नी और बच्चों का भरण पोषण करता है। वह परिवार से मिलने जैनपुर आता जाता रहता है, लेकिन ज्यादातर समय दूसरी पत्नी रीमा के साथ ही बिताता है। बहरहाल बैजनाथ गौड़ दौड़े दौड़े भागे घर पहुंचते हैं और सारी बात बड़े भाई राम रक्षा और भतीजे अखिलेश को बता देते हैं। छोटे भाई के मुंह से बेटी और दामाद की हत्या की खबर सुनते ही उनके हाथ पांव फूलने लगते हैं और वह धम्म से जमीन पर गिर पड़ते हैं। बेटी और दामाद की हत्या की खबर सुनकर घर में भी कोहराम मच जाता है। बैजनाथ फोन द्वारा यह सूचना बेटी के ससुराल में भी दे देते हैं। थोड़ी देर में अमरजीत और रीमा की हत्या की खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है। खबर मिलते ही गांव वाले मौके पर जुट जाते हैं। भीड़ में से कोई घटना की सूचना गुलरिया थाने को दे देता है। दोहरे हत्याकांड की सूचना मिलते ही थानेदार पुलिस टीम के साथ शंकरटोला गांव पहुंच जाते हैं और घटना की सूचना तत्कालीन एसएसपी, एसपी नॉर्थ और सीओ चोरा चोरी को दे दी जाती है। सूचना मिलते ही कुछ देर बाद सभी पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच जाते हैं। घटना स्थल की बारीकी से जांच की जाती है। जांच के दौरान अमरजीत के सिर के पीछे और रीमा के गर्दन पर गहरे घाव के निशान पाए जाते हैं। तख्त के बगल में खून से सना फावड़ा पड़ा मिलता है। पुलिस अनुमान लगाती है कि हत्यारे ने फावड़े से ही वार किया होगा। पुलिस साक्ष्य के तौर पर फावड़े को अपने कब्जे में ले लेती है। जांच पड़ताल के दौरान कमरे से 4 झूठी थालियां भी मिलती हैं। जब घर में 2 ही सदस्य हैं तो थालियां भी 2 होनी चाहिए, लेकिन वहां 4 थालियां होती हैं। इसका मतलब रात में वहां 2 अन्य लोग रुके होंगे जो अमरजीत या रीमा दोनों में से किसी एक के जानने वाले रहे होंगे और दोनों की हत्या करके अलमारी से गहने लूटकर फरार हो गए होंगे। क्योंकि जांच पड़ताल के दौरान अलमारी खुली हुई मिलती है, जेवर का डिब्बा खुला हुआ मिलता है। स्थिति को देखकर पुलिस पता लगा लेती है कि हत्या लूट के चलते की गई है या लूट दोनों की हत्या के बाद हुई है। कहीं ऐसा तो नहीं पुलिस को गुमराह करने के लिए हत्यारे घटना को लूट का रंग देने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन यह बात कातिलों के पकड़े जाने के बाद ही पता चल सकती है। बहरहाल कार्रवाई करते करते दोपहर के 12 बज जाते हैं। पुलिस दोनों लाशें पोस्टमार्टम के लिए बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर भिजवा देती है और थाने लौट आती है। थाने पहुंचकर थाना प्रभारी दोनों मृतकों के पिता की संयुक्त तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे जांच की कार्रवाई आगे बढ़ती है, वैसे ही अमरजीत और रीमा की जिंदगी से जुड़ी हैरान करने वाली त्रिकोणीय कहानी सामने आती है, जिसमें रीमा की जिंदगी से जुड़ी भूतकाल की कहानी भी जुड़ी होती है।
अमरजीत के जीवन से जुड़ी कहानी भी कम हैरत अंगेज नहीं होती है। पता चलता है कि छोटी बहन राजमती के बहकते कदम रोकने के लिए अमरजीत अपने प्रेमी प्रदीप यादव पर बहन के अपहरण का मुकदमा दर्ज कराकर उसे जेल भिजवा देता है। 3 माह जेल में रहने के बाद जब प्रदीप जमानत पर बाहर आता है तो राजमती और प्रदीप का प्यार फिर से जवा हो जाता है। नतीजा यह होता है कि राजमती दूसरी बार प्रेमी के साथ घर छोड़कर भाग जाती है। राजमती के इस कदम से अमरजीत और उसके घर वालों की खूब जग हंसाई होती है। अमरजीत और उसके घर वाले बहुत दुखी होते हैं। बहन के चाल चलन से दुखी अमरजीत राजमती को उसके हाल पर छोड़ देता है। बहन से नाराज होकर अमरजीत उसके कुछ कीमती जेवरात अपने पास रख लेता है। अमरजीत तर्क देता है कि राजमती जब पहली बार प्रदीप के साथ भागी थी तब उसने उसकी तलाश में हजारों रुपए पानी की तरह बहाए थे। उधर भाई द्वारा जेवर रखने की बात राजमती अपने प्रेमी प्रदीप को बता देती है। तब जेवरों को लेकर अमरजीत और प्रदीप के बीच विवाद भी हुआ था। पुलिस अपनी जांच में इसे भी शामिल कर लेती है कि कहीं इस कांड के पीछे प्रदीप ही तो नहीं है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस के सामने रीमा और अमरजीत की उलझी हुई जिंदगी को चौंकाने वाली कहानी सामने आती है। पुलिस को पता चलता है कि अमरजीत से प्रेम विवाह करने से पहले रीमा के कई युवकों के साथ मधुर संबंध होते हैं। तब वह दारू बेचने का धंधा करती थी। उसके दारू के ठेके पर कई दिलफेक आशिक दारू पीने आते और उनकी नजरें रीमा के जवान शरीर पर जमी रहती हैं। एक खूबसूरत और जवान युवती दारू के ठिए पर हो और बवाल ना हो, ऐसा संभव ही नहीं है। दिलफेक युवक दारू पीने कम, रीमा के गदराए बदन को घूरने ज्यादा आते हैं। रीमा को लेकर वहां अक्सर मारपीट होती रहती है। पुलिस को शक होता है कि कहीं इन्हीं में से उसका कोई पुराना आशिक तो नहीं जिसने इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया हो। पुलिस इस दृष्टिकोण को भी इस जांच में शामिल कर लेती है। इन सब के साथ ही पुलिस को जांच में रीमा से जुड़ी एक और चौंकाने वाली बात पता चलती है। रीमा की 3 शादियां हुई होती हैं। पहली शादी के 15 दिनों बाद ही रीमा विधवा हो जाती है। उसके पति की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद रीमा मायके आ जाती है और वहीं रहने लगती है। सफेद साड़ी में लिपटी जवान बेटी को देखकर पिता राम रक्षा परेशान रहते हैं। सोचते हैं कि इतना लंबा जीवन बेटी कैसे काटेगी। ठीक ठाक घर वर देखकर उसकी गृहस्थी फिर से बस जाए तो अच्छा है। रिश्तेदारों के माध्यम से राम रक्षा महाराजगंज के बेलवा काजी के रहने वाले रविंदर गौड़ से बेटी का दूसरा ब्याह कर देते हैं। विवाह से पहले बेटी की पिछली जिंदगी के बारे में सब कुछ साफ साफ बता देते हैं ताकि पिछली जिंदगी नासूर ना बने। लेकिन होनी को भला कौन टाल सकता है। शादी के कुछ महीने बाद रीमा फिर ससुराल से हमेशा के लिए मायके लौट आती है। पता चलता है कि दूसरा पति रविंदर गौड़ अव्वल दर्जे का दारूबाज होता है। दारू हलक से नीचे उतरने के बाद नशे में धुत होकर वह रीमा को बिना वजह बुरी तरह मारता पीटता है। पुलिस के अत्याचारों से तंग आकर वह पति का घर हमेशा के लिए छोड़कर मायके आकर रहने लगती है। पत्नी के इस कदम से रविंदर परेशान रहने लगता है। रविंदर नहीं चाहता है कि रीमा मायके में जाकर रहे। रविंदर चाहता है कि जो कुछ हुआ उसे भुलाकर रीमा घर लौट आए, लेकिन रीमा पति की बात मानने के लिए कतई तैयार नहीं होती है। रीमा ससुराल आने के लिए तैयार नहीं होती है। इस बात को लेकर संकरटोला गांव में पंचायत बुलाई जाती है। पंचायत में गांव वालों के साथ साथ रीमा के घर वाले, बगल के गांव जैनपुर टोला मोहम्मद बरवा का अमरजीत और पति रविंदर मौजूद रहते हैं। पंचायत के सामने रविंदर पत्नी रीमा के सामने घर वापस चलने का प्रस्ताव रखता है, लेकिन रीमा पति का प्रस्ताव नामंजूर कर देती है। रीमा की बातों से हमदर्दी दिखाते अमरजीत बीच बीच में उछलकर बोलता रहता है। अमरजीत की बातों से नाराज रविंदर उसे ललकारता है कि बहुत हमदर्द बनते हो तो क्यों नहीं उससे ब्याह कर लेते। रविंदर की बातों को अमरजीत दिल पर ले लेता है और भरी पंचायत में रविंदर की ललकार चुनौती के रूप में स्वीकार कर लेता है। पंचायत के बीच कहता है कि यदि रीमा राजू हो तो वह उससे ब्याह करने के लिए तैयार है। रीमा हामी भर देती है।
पंचायत वहीं खत्म हो जाती है। उस दिन के बाद से रीमा और अमरजीत लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। बाद में दोनों दुर्गा मंदिर बांस स्थान में गंधर्व विवाह कर लेते हैं। इस बिंदु को भी पुलिस अपनी जांच में शामिल कर लेती है। पुलिस रविंदर गौड़ से पूछताछ करती है, लेकिन इस हत्याकांड में उसका कोई हाथ नजर नहीं आता है। 1.5 महीना बीत जाने के बावजूद भी पुलिस जहां से चली फिर वहीं आकर खड़ी हो जाती है। त्रिकोणीय कहानी में बातों का कोई सूत्र नहीं मिलता है। मतलब साफ होता है कि अमरजीत और रीमा हत्याकांड में उनकी जिंदगी से जुड़ी घटना का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। पुलिस यह सोच सोचकर परेशान होती है कि आखिर दोहरे हत्याकांड को किसने और क्यों अंजाम दिया है। पुलिस अभी तक हत्या का मोटिव भी पता नहीं लगा सकी है। इसी बीच कहानी में उस समय नया मोड़ आ जाता है जब मृतका की चाची सीमा के शरीर पर तथाकथित अदृश्य शक्ति सवारी करके सभी को चौंका देने वाली बात कहती है। सीमा कहती है, मैं रीमा की आत्मा हूँ, मुझे पता है कि मेरी और अमरजीत की हत्या किसने की है। फिर वह गांव के 5 लोगों के नाम बताती है। रीमा के बताए नामों के आधार पर पुलिस 5 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लेती है। ऐसा करना पुलिस की मजबूरी होती है। हत्यारों का अभी तक पता नहीं चल पाता है। पुलिस का तर्क होता है कि हो सकता है कातिल इन्हीं में से कोई हो। पुलिस 5 लोगों से पूरी रात सख्ती से पूछताछ करती है, लेकिन यहाँ भी कोई नतीजा नहीं निकलता है। 5 आरोपियों का हत्या में कहीं हाथ नहीं मिलता है तो उन्हें हिदायत देकर छोड़ दिया जाता है। पुलिस घटना की तह में जाने के लिए सर्विस लांस की मदद लेती है। पुलिस मृतकों के फोन की कॉल डिटेल्स भी निकलवा कर कई बार अध्ययन करती है, साथ ही मुखबरों की भी मदद लेती है। 1 अक्टूबर 2020 को एक मुखबर पुलिस को ऐसी सूचना देता है जिसे सुनकर पुलिस चौंक जाती है। मुखबर पुलिस को बताता है कि घटना से कुछ दिनों पहले लकड़ी तस्कर रहमुद्दीन उर्फ रामदीन का अमरजीत से रुपयों को लेकर विवाद हुआ था। रामदीन उसे देख लेने की धमकी देकर चला जाता है। मुखबर की सूचना पर पुलिस अपनी जांच लकड़ी तस्कर रामदीन उर्फ रहमुद्दीन की ओर मोड़ देती है। छानबीन के दौरान पता चलता है कि घटना से महीने भर पहले चोरी से जंगल से सागौन की कीमती लकड़ियां कटवा कर रात के समय ले जाते हुए रामदीन को पुलिस धर दबोच लेती है और गाड़ी सहित लकड़ियां जब्त कर लेती है। रामदीन गाड़ी छुड़ाने के लिए अमरजीत के पास कर्ज मांगने आता है। वह उसके सामने गिड़गिड़ाता है, लेकिन अमरजीत रुपए देने से इनकार कर देता है। अमरजीत और रामदीन दोनों पुराने दोस्त होते हैं। वह जानता था कि अमरजीत के पास लाखों रुपए की रकम जमा रहती है। यह रकम वह अपने घर पर ही रखता है, फिर भी मदद करने से इनकार कर रहा है। यह बात रामदीन को चुभ जाती है। छानबीन में पाया जाता है कि अमरजीत और रामदीन के बीच वाकई में विवाद हुआ था। इससे शक की सुई रामदीन की ओर घूम जाती है। शक के आधार पर पुलिस 5 अक्टूबर 2020 को रामदीन उर्फ रहमुद्दीन को हिरासत में ले लेती है। पूछताछ में रामदीन अपना जुर्म कबूल कर लेता है। पता चलता है कि रुपयों के लिए अमरजीत और उसकी पत्नी रीमा की हत्या कर दी। 2 महीने से रहस्य बने हुए दोहरे हत्याकांड का पर्दाफाश हो जाता है। दोस्तों, बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कोई गलत काम ना करें, ना ही गलत रास्ते पर चलें। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का मुख्य उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जागरूक रहिए, सचेत रहिए, सावधान रहिए। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को ऑल पर सेट करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।